इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जिनको हमने एक्सेप्ट करना ही होता है। उसके लिए हमें इफ एंड बट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मित्रों, पिछले 2 वीडियो में हमने लंदन और जर्मनी में घुसे हुए अवैध घुसपैठियों के द्वारा जो वहां पर तबाही मचाई जा रही है उस पर चर्चा की थी। लेकिन भारतवर्ष पिछले कुछ वर्षों में ही एक बहुत बड़ी धर्मशाला बन चुका है। आज हम जानते हैं कि हमारी सरकारें कैसे हिंदुस्तान की आम जनता की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ के लोगों के द्वारा जो टैक्स के रूप में अपनी गाढ़ी कमाई भरी जाती है उसका दुरुपयोग कर रही है। देखने में आ रहा है कि सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों के ऊपर थोड़ी बहुत ही सख्त हुई है, लेकिन इतनी देर से जागे तो क्या जागे, जबकि आधे से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता ऑलरेडी प्राप्त करके यहाँ की भाषा सीखकर यहाँ के लोगों में घुल मिल चुके हैं। पिछले दिनों जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ था, एनआरसी लाने की बात की गई थी, तो भारत के मुसलमानों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था सड़कों के ऊपर। और भले ही सरकार ने किसान बिल की तरह इस बिल पर माफी ना मांगी हो, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में तो डाल ही दिया था। मुसलमानों के इस प्रचंड विरोध से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि उनकी बस्तियों में कुछ तो बदबूदार है जो पक रहा है, और इसकी स्मेल सरकारों, खुफिया एजेंसियों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी आ रही थी। लेकिन सरकार ने आंखों देखने के बाद भी चाय के साथ वो मक्खी निगलना तय किया। आज ये समस्या बहुत विकराल और विभत्स रूप ले चुकी है। पहले बात करेंगे फिलहाल चल रहे कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस के बारे में, जिनसे जनता हद से ज्यादा उल्लासित लग रही है कि देखो, अब एक ही पल में करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को देश से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। हमने देखा कि दिल्ली के मदनपुर खादर के झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में पुलिस घूम घूम कर लोगों की आईडीज चेक कर रही है कि वो रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी तो नहीं है। जांच में काफी सारे लोग शक के घेरे में भी आए, लेकिन काफी सारे स्थानों से यह खबर भी आई कि पुलिस वालों का विरोध हो रहा है। और यह क्यों हो रहा है, ये हम सभी जानते हैं कि जो मुस्लिम बस्तियां होती हैं वो कितनी संकरी होती हैं। पुलिस उनमें गाड़ी लेकर तो छोड़िए, पैदल भी वहां नहीं जा सकती, और वहां से निकलना चाहे तो वापस भी नहीं आ सकती है। कोई भी उनको घेर कर उनके ऊपर हमला भी कर सकता है। अंदर ही अंदर ये हमलावर हत्यारे गायब भी हो सकते हैं। ऐसे में जांच का स्तर और सघनता क्या रह रही होगी वो हम सब जानते हैं। लेकिन इस बंदर भागदौड़ से प्राप्त क्या हो रहा है उसके आंकड़े अभी तक हमारे सामने नहीं आए। हाँ, सोशल मीडिया क्रांतिकारियों के लिए बोलने के लिए काफी कुछ मिल गया कि अब देखो हिंदू राष्ट्रवादी सरकार जो है वो इन गद्दारों को उठाकर बाहर फेंकने वाली है। यह था दिल्ली का मामला। दूसरा मामला आया है राजस्थान के हवा महल विधानसभा से। वहां पर जो विधायक हैं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, इन्होंने सीधे जाकर के फर्जी आईडी बनाने वाले लोगों को ही दर्द दबोचा है। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है बांग्लादेशों की कार्ड बना रहा है, और एक ये बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार की बना। वहां से उन्हें वो डाटा भी मिला जिनके नाम से वो आई कार्ड बनाए गए थे। यानी कि अगर राज्य और केंद्र की सरकारें उस डाटा को ही उठा लें और सीधे सीधे इन घुसपैठियों की गिरफ्तारी करने लग जाएं तो कुछ लोग इनके हाथ चढ़ सकते हैं। तीसरा मामला आया है गाजियाबाद के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का। उन्होंने अपने क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पर घूम घूम कर लोगों की आईडी चेक की। हालांकि बेशक उनमें से बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग होंगे, लेकिन सभी की आईडी या तो दिल्ली की है या फिर पश्चिम बंगाल की है, वहां से भी स्पेशली मुर्शिदाबाद की। यानी कि साफ हो जाता है कि इन 3 मामलों में ऐसे 2 मामले हैं जिनमें सरकार और जांच एजेंसियों को गच्चा देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। बचा एक मामला हवा महल का, जिसमें साफ पता पड़ गया है कि कौन मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की आईडी बना रहा है। लेकिन ये भी छोटे मोटे प्यादे ही हैं। अगर आप चाहेंगे कि इनसे इनके सिंडिकेट को पकड़ा जा सके तो वो संभव नहीं है। मेरा सवाल तो उन लोगों से है जो आजकल RANW के ऊपर, IB के ऊपर या फिर हमारी बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों के ऊपर फिल्में बनाकर पैसा कमा रहे हैं, या वो लोग जो इनको देखने का आह्वान करते हैं। वो फिल्मों में बहुत अच्छा लगता है कि आपने ये ऑपरेशन कर दिया, वो ऑपरेशन कर दिया, पाकिस्तान में जाके मार दिया, म्यांमार में जाके मार दिया। लेकिन इन देशों से जो उठकर लोग भारतवर्ष में आ रहे हैं उनके प्रति आपकी क्या अवेयरनेस है?
इस फेल्योर के ऊपर कब फिल्म बनेगी, इसको हम देखने कब जाएंगे, क्योंकि ये मेरी और आपकी संतान के सामने मुंह बाए खड़ा एक विशाल राक्षस बनने जा रहा है। अब तक इन सभी घुसपैठियों का भारतीयकरण हो चुका है, तो ऐसे में आप इनको बाहर निकालेंगे कैसे? क्या आपके पास ये चेकिंग खेलने के अलावा कोई दूसरा तरीका है? अगर है तो सीधे उस पर बात कीजिए। ऐसे ही चौथा मामला आया था छत्तीसगढ़ से, जहां परसों यानी शुक्रवार को 200 घरों में सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, जहां से 20 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस सभी को बस में भर करके थाने ले गई थी, जहां पूछताछ के बाद में भी उनको छोड़ दिया गया था। मामला था भिलाई हथगोज इंडस्ट्रीज एरिया का। सभी संदिग्धों के पास में भारत की नागरिकता का कोई भी सबूत नहीं मिला। इनके पास ना कोई दस्तावेज थे और ना ही किसी की कोई परमिशन या वीजा था कि वो भारत आए और काम करें। तो फिर आप देखिए कि ना इनके पास में कोई वीजा है, ना कोई परमिशन है और ना ही कोई आई कार्ड है, लेकिन इन लोगों को पकड़कर पूछताछ करके वापस छोड़ दिया गया है। इसी तरीके की लगातार एक इंफॉर्मेशन मिल रही थी एनआईए को कि देवबंद में मदरसे में पढ़ने वाले कुछ मुस्लिम लड़के हैं, उनकी आईडी से लगातार इस्लामिक जिहादी संगठनों के सोशल मीडिया पोस्ट लाइक और शेयर किए जा रहे हैं। जैसे ही टीम देवबंद पहुंचती है, वहां पर उनको कुछ रोहिंग्या लड़के मिलते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और उनके दस्तावेज सील करके एनआईए को भेज दिए जाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वहाबिज्म का देवबंद से क्या रिलेशन है और देवबंद में इन लोगों को कैसे प्लांट किया जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, महाराष्ट्र तक इन लोगों का क्या संबंध है, इस पर हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। 30 नवंबर 2024 को वाराणसी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो रहने वाला तो बांग्लादेश का था, लेकिन उसके पास में आईडी और पासपोर्ट भारत के यहीं के थे और उसने पश्चिम बंगाल में प्रॉपर्टी तक खरीद रखी थी। इस समय वो बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले मुसलमानों को यहां लाकर बसाने और उनके आई कार्ड, पासपोर्ट बनाने का काम कर रहा था। 25,000 50,000 जैसा भी होता है वैसा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो एक हाँ। आदमी का 20 से 25,000 आप लेते हैं। हाँ, और अगर बच्चा है तो कितना पैसा लेते हैं आप? बच्चा का भी वैसा ही, वो 50% डिस्काउंट कर देते हैं हम लोग। हाँ, जो बच्चा है छोड़ो 50% डिस्काउंट कर देते हैं। So what is the modus operandi? Cattle smugglers claim just as they are in touch with agents in Bangladesh for the smuggling of cattle, the same agent finds them the Rohingya family from refugee camps and strikes a deal. Once they come close to the Indian border, laborers hired by the smugglers help these Rohingyas cross the border. There are fixed rates for smuggling of Rohingyas. एक आदमी के 20 से 25,000 लेते हैं। एक साथ एक फैमिली में अगर 5 आदमी या 6 आदमी होता है तो उससे हम लोग 20,000 25,000 डिस्काउंट देते हैं। 80,000 75,000 में पार करते हैं। 5-10 हजार रुपए में भारत की आईडी मिल जाती है। 40-50 हजार रुपए में आप अपना पूरा खानदान हिंदुस्तान में बसा सकते हो। इसी प्रकार से आसाम में भी इन 2 देशों से भागकर आए और भारत में बसने की इच्छा रखने वाले लोगों के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्या ये भर काफी है? जिन्हें चुन चुनकर अब तक गिरफ्तार किया गया है, क्या ये तादाद हजारों में भी है? जबकि घुसपैठियों की तादाद लाखों करोड़ों में भी हो सकती है। देखिए, सरकार इस बात को जानती थी कि जब वो सीए और एनआरसी यहां पर लाएगी तो यहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भड़केंगे, सरकार और पुलिस को रोकेंगे, चाहे उसके लिए उनको हिंसा ही क्यों ना करनी पड़ जाए। ये वही सरकार है जो राम मंदिर मामले का केस बड़े जोरों शोरों से लड़ चुकी है और अब उसका फुल सपोर्ट काशी और मथुरा को भी है। वो जानते हैं कि हजारों वर्षों में यहाँ के भारतीय मुसलमान लोग किसी भी स्ट्रक्चर का पूरा आमूल चूल परिवर्तन करके उसका इस्लामीकरण और भारतीयकरण करने में एक्सपर्ट हैं। क्या बात ये सरकार नहीं जानती थी? क्या उनकी थिंक टैंक नहीं जानती थी? क्या उनकी जांच एजेंसियां, उनके वकील नहीं बात जानते थे? जानते होंगे। उनको ये भी पता होगा कि जब वो हजारों लाखों वर्षों से भारत के इतिहास को बदल कर उसका इस्लामीकरण कर सकते हैं, तो फिर वो अभी आए रोहिंग्या या बांग्लादेशियों का भारतीयकरण या इस्लामीकरण नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट लोगों के लिए एक आईडी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो उनके दीनी भाई हैं। अपने दीनी भाइयों को अपना नाम देकर क्या वो अपना नहीं बना सकते? सरकार ये बात पहले दिन से ही जानती थी और
अगर नहीं जानती थी तो मस्जिदों के मौलानाओं ने चीख चीख कर ये बात बता दी थी कि वो घुसपैठियों के साथ में खड़े हुए हैं क्योंकि ये उनके दीनी भाई हैं। भारत के मुसलमान इन लोगों को अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। फिर ये जो जांचें चल रही हैं, इससे क्या भारत पूर्णतया घुसपैठिया मुक्त हो सकता है? इसका जवाब तो आप ही मुझे कमेंट करके दीजिए। लेकिन अब बात करते हैं कि सरकार उनके लिए क्या क्या कर रही है। अभी संसद में विदेश मंत्री महोदय से पूछा गया था कि बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्याओं पर वो क्या कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री अपने बयान में इतने अटके कि उनकी हर अटक पर आम हिंदुस्तानी को शक होने लग गया। Regarding Bangladesh, we have a good history of development projects. In fact, when we speak about neighborhood first policy, almost in every one of our neighboring countries, with the exception of Pakistan and China, we have had important development projects. That is the case with Bangladesh as well. And certainly it is our hope that with the new dispensation in Bangladesh, we will settle down to a mutually beneficial and stable relationship. वो आज भी कह रहे हैं कि हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ में बहुत अच्छे हैं, जबकि दूसरी तरफ आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के क्रांतिकारी न्यूज़ चैनल्स ये बात दिखा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश में अगर युद्ध होता है तो किसके पास में कितने हथियार हैं। हमारे पास में रफाल है। ये रफाल वहीं बॉर्डर पर ही तैनात है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास। इसलिए अगर बांग्लादेश ने ड्रोन तैनात किए हैं तो वहीं बॉर्डर पर हमारे रफाल भी मौजूद है। बड़े बड़े न्यूज चैनल रिपीट मोड पर सिर्फ ये हथियार ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये सब टीआरपी का खेल है, जिसमें आम हिंदू इस मौत के खेल में लगातार हारता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार इन लोगों के लिए क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करवा रही है। अभी सुनने में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने वहां छिपे हुए अवैध घुसपैठियों के लिए बिजली पानी की सुविधा बंद करवा दी है। लोग काफी खुश हुए, लेकिन ये सुविधाएं उन लोगों के लिए बंद करवाई थी जिनके पास में अभी तक भारतीय आईडी नहीं है। लेकिन जिनके पास में भारतीय आईडी बन चुकी है या जो पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर व्यापार कर रहे हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा? अब वो लोग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के परिवारों का हिस्सा बन चुके हैं। जिसके 5 बेटे थे उसके 6 बन चुके हैं, जिसकी 2 बेटियां थी उसकी 3 बन चुकी हैं, जिसका एक शौहर था अब उसके 2 हो चुके हैं। अब उनके नाम परिवार रजिस्ट्रों और राशन कार्ड्स तक पहुंच चुके हैं। लेकिन कुछ लोग बस इन खबरों में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच ये है कि दिल्ली में सरकार खुद कहती है कि हम इनके लिए मकान बना कर देंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। दिल्ली पुलिस 24 घंटे उनकी सुरक्षा भी देगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं को जल्द ही 250 सरकारी आवासों में शिफ्ट किया जाएगा और इन आवासों में 1100 शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था होगी। लेकिन जब इसका खूब विरोध हुआ था तो सरकार ने साफ मना कर दिया कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमने इस प्रकार की कोई सुविधा देने की बात नहीं की। लेकिन उसके बाद कभी भी मिशन मोड पर इन लोगों को बाहर निकालने या इनकी जांच तक करने के या उनको डिटेंशन कैंप्स में डालने का अब तक कोई ऑपरेशन नहीं चलाया गया, जबकि वो लोग भारत के आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक प्राप्त कर चुके हैं। अक्सर आपने कुछ दक्षिण भारतीय लोगों को हिंदी भाषा का मजाक उड़ाते देखा होगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करने वाले प्रकाश राज हिंदी भाषा को हेय दृष्टि से देखते हैं। तमिलनाडु की सरकार और वहां के कुछ कट्टरपंथी लोग भी हिंदी भाषियों को सीधे मुंह बात तक नहीं करते, जबकि वो सभी भारतीय हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिनका भारत से कोई रिश्ता नाता नहीं है, जो आतंकवादियों के साथ उठते बैठते हैं, उन्होंने भी साफ और स्पष्ट हिंदी बोलनी सीख ली है। एक जांच में पता लगा कि रोहिंग्या और बांग्लादेश से भारत आकर रहने वाले घुसपैठियों ने हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ बना ली है ताकि उन्हें आसानी से पहचाना ना जा सके।
अब वही लोग भारतवर्ष में अवैध कार्य करने तथा आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर भारत में उपद्रव फैलाने में लगे हुए हैं। लोगों को लगता है कि वो तो भारतीय हैं। आईडीबी हिंदू नाम से होती है। पकड़ा कौन गया? एक हिंदू पकड़ा गया। अब चर्चा करते हैं इन दोनों देशों से आने वाले लोगों की आतंकवादी गतिविधियों पर। 7 जुलाई 2013 को भारत के बोधगया स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में 10 बम विस्फोट हुए थे। विस्फोटों में 2 बौद्ध भिक्षुओं सहित 5 लोग घायल हो गए थे। गया में कई स्थानों पर बम निरोधक दस्तों द्वारा 3 अन्य बमों को भी निष्क्रिय किया गया था। 4 नवंबर 2013 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घोषणा की कि इस्लामिक आतंकवादी समूह इंडियन मुजाहिदीन बम विस्फोटों के लिए जिम्मेदार है। एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 5 आरोपी इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादियों इम्तियाज अंसारी, मुजीब उल्लाह, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को हमलों को अंजाम देने का दोषी पाया था और जिन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। हैरानी की बात यह थी कि इसमें कुछ नाबालिग बच्चे भी शामिल थे और इन्हीं सभी ने अपने बयान में यह बात बताई थी कि यह हमला बौद्धों के द्वारा म्यांमार में किए गए हमले का जवाब था। सीधा सा मतलब है कि म्यांमार में ये कुछ उखाड़ नहीं पाए और भारत को जलाने के मंसूबे से यहां तक चले आए, क्योंकि उनको पता है कि यहां की सरकार और यहां के लोग उनको सपोर्ट करने में काफी मदद करेंगे। अब जैसे कि जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल की सरकारों को ही देख लीजिए, वो खुलेआम इन अवैध घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं। 28 अगस्त 2019 को खबर आती है कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बार फिर से भारत पर हमले की तैयारी में है और इस बार हमलों के लिए वो रोहिंग्याओं को तैयार कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के हवाले से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और रोहिंग्याओं की सांठगांठ का एक पर्दाफाश हुआ था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जैश ए मोहम्मद रोहिंग्या मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने की फिराक में है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश के हैंडलर्स रोहिंग्याओं को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान में बैठा जैश का आतंकवादी कमांडर साबिर अहमद बांग्लादेश में कॉक्स बाजार में रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग दे रहा है। इन्हीं सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के बांग्लादेश में मौजूद हैंडलर मौलाना यूनुस ने हाल ही में 4 रोहिंग्याओं को आतंक की ट्रेनिंग दी थी। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और भारतीय लोगों के इस नेक्सस के ऊपर हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था। आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। 29 जुलाई 2024 को रायबरेली से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आई थी। करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रायबरेली को पूरे देश में चर्चा में ला दिया था। अभी तक की जांच में यह बात पता लगी है कि पकड़ा गया सीएसी संचालक जीशान ये केवल एक मोहरा मात्र है। असल वजीर कोई और है जिसकी शह पर यह सारा का सारा खेल हो रहा है। हमने पिछले चुनाव में यह बात भी की थी कि रायबरेली में जो हजारों की तादाद में नए लोग पैदा हो रहे हैं वो भी अचानक से, तो ये कहीं रायबरेली में वोट का खेल करने के लिए तो नहीं हो रहा है और कहीं कांग्रेस भी इन घुसपैठियों को शरण देने, यहां बसाने और उपद्रव पैदा करने में शामिल तो नहीं है। जांच एजेंसियां इसे ऑलरेडी आतंकियों की साजिश भी बता चुकी है। रायबरेली में उन्नाव और कानपुर तक फैले लोग अब यहां आकर अपना घर बना रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि रायबरेली 90 के दशक में लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और डी गैंग का सेफ जोन रह चुका है। 1992 में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा रायबरेली ही आया था। इसी तरह से हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर बिलाल अहमद भी रायबरेली के खिन्नी तल्ला में ही शरण ले चुका था। रायबरेली की खुफिया एजेंसी भी इस दौरान इन दोनों को नहीं ढूंढ पाई थी। उनके पनाहगार कौन थे ये आज तक पता नहीं लग पाया है। 7 साल पहले एमनेस्टी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों के द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की थी। एमनेस्टी ने लिखा था कि जिन रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया आज रिफ्यूजी मान रही है, हो सकता है उनमें से काफी लोग आतंकवादी भी हों। एमनेस्टी के मुताबिक म्यांमार से भागते वक्त कुछ रोहिंग्या आतंकवादी अपने साथ हिंदू लड़कियों को भी बंधक बनाकर ले गए थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में एक हिंदू गांव पर हमला करके रोहिंग्या मुसलमानों ने 99 हिंदुओं को मार डाला था। इस गांव को
हिंदू विहीन ही कर दिया था। एमनेस्टी ने कभी तो कोई ढंग की रिपोर्ट पेश की। 2022 में दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार रोहिंग्या केवल भारत ही नहीं बल्कि एशिया के 6 देशों के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं और इनका इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में हो रहा है। बिहार पुलिस ने खुलासा किया था कि कट्टरपंथी पीएफआई अपने संगठन में भर्ती करने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जरूरी आधार कार्ड बनवा रहा है, वोटर आई कार्ड बनवा रहा है। पुलिस के मुताबिक पीएफआई नई पहचान बनाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में भी दिहाड़ी मजदूरों के रूप में भेज रहा है। वहां न केवल इनकी भारतीय ट्रेनिंग होती है बल्कि इनको हिंदी बोलना भी सिखाया जाता है। यही नहीं, ये लोग हिंदू महिलाओं के साथ में विवाह भी करते हैं और जहां मौका मिला वहां बड़ा क्राइम करके बाहर भाग भी जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से जिनके आधार कार्ड नहीं है, जिनके फिंगरप्रिंट सरकार के पास नहीं है, उनको ये लोग पकड़ भी नहीं सकते। रोहिंग्या बहुल कॉक्स बाजार क्षेत्र में पिछले 5 साल में चोरी, हत्या, डकैती, दुष्कर्म और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियां पहले से 7 गुना तक बढ़ चुकी हैं। 4 फरवरी 2024 को ऑप इंडिया ने एक ऐसी सनसनी मचा दी जिसे सुनकर आपको अपने परिवार के मृतकों के कागज दोबारा खोजने तक पर मजबूर होना पड़ जाएगा। भारतीय जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि हाल ही में यूपी एटीएस ने विदेशी फंडिंग लेकर अवैध घुसपैठियों की मदद करने वाले एक बहुत बड़े सिंडिकेट से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा था। कानपुर से पकड़े गए इस गिरोह के सक्रिय सदस्य और बांग्लादेश निवासी मोहम्मद राशिद अहमद ने पूछताछ में ये बात बताई थी कि उसने 5 अन्य बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेजों की मदद से पहचान बदलकर देवबंद में ठिकाना दिलाया था। अब आप समझे देवबंद का क्या कनेक्शन है। ये घुसपैठिए भारत के अलग अलग राज्यों में छिपकर रह रहे हैं और अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसे लोगों के पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इन नामों से ये घुसपैठिए ना सिर्फ अपना कारोबार चलाते हैं बल्कि बैंकों में खाते खुलवा चुके हैं। और खाता तब खुलता है जब आपका आधार कार्ड बन जाता है, आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, जब आपका राशन कार्ड बन जाता है, यानी कि वो ऑलरेडी तैयार है। तो सरकार की जो बंदर भागदौड़ चल रही है, बंदर भागदौड़ वाली कहानी सुनी होगी, ये जो चल रही है इससे क्या निकलने वाला है मुझे जरूर बताइएगा। और ये जो घुसपैठिए हैं ना, ये अपने नाम हिंदुओं की तरह रखते हैं। अभी दिल्ली में घूमते हुए प्रीत सिरोही नाम के एक एक्टिविस्ट ने दिखाया था कि कैसे मुस्लिम महिला अपना नाम पूछने पर पार्वती और पति का नाम देवानंद बता रही थी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो लोग मुस्लिम थे और बाहर से आए हुए घुसपैठिए ही थे। क्या नाम है आपका? है क्या? पार्वती। और आदमी का? देवानंद। तुम भी मुल्ला है? तुम भी मुल्ला है? ये बोले मेरा नाम पार्वती है। ये इसका नाम पार्वती कहाँ का है? एनआईए ने आगे कार्यवाही करते हुए तमिलनाडु में मोहम्मद सोरीफुल बाबू मियां, शहाबुद्दीन हुसैन और मुन्ना उर्फ नूर करीम को गिरफ्तार किया था। ये तीनों लंबे टाइम से बांग्लादेश से भारत में लाए गए रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट आदि बनाकर देते थे। एनआईए की जांच में तमिलनाडु, हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू सहित कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रोहिंग्या घुसपैठियों के रहने की जानकारी मिली है कि उनको स्थानीय नागरिक बना दिया गया है। इसी तरीके से 7 दिसंबर 2024 को खबर आती है कि बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकवादी बना रहा है और इसमें पाकिस्तान भी मदद कर रहा है। जी न्यूज़ की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक 250 से ज़्यादा रोहिंग्या आतंकवादी ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस ट्रेनिंग के लिए सऊदी अरब और मलेशिया अभी तक 2.8 करोड़ रुपए फंडिंग भी कर चुका है। यह साजिश भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग जिनके आधार कार्ड नहीं बने, वो अगर कहीं पर भी कुछ भी क्राइम कर दें, वो सरकार की पकड़ में आएंगे ही नहीं। और ये बात आप नहीं जानते, पर ये 25 करोड़ जो घुन दीमक यहां लगी हुई बैठी है 1947 से, ये जानती है
ये उसका इस्तेमाल कर रही है। इसी तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने 29 फरवरी 2024 को भारत में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के 8 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। अवैध रूप से भारत में रह रहे इन रोहिंग्याओं ने यह बात की दावा किया था कि वो शरणार्थी हैं जो मछली पकड़ने वाली नौकाओं में सहायक के रूप में नौकरियों की तलाश के लिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस ने नई दिल्ली में म्यांमार के दूतावास में संपर्क स्थापित किया और उनके बारे में अप्रवासी विवरण मांगा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके परिवार जम्मू कश्मीर में रहते हैं। इससे पहले पकड़े जा चुके बांग्लादेशी आदिलुर रहमान को भी फर्जी दस्तावेज राशिद ने ही उपलब्ध करवाए थे। एटीएस ने विदेशी फंडिंग के मास्टरमाइंड और एनजीओ चलाने वाले अबू सालेह मंडल को कुछ ही दिन पहले लखनऊ से पकड़ा था। वो अपने एनजीओ में विदेशी फंडिंग लेता था और अवैध घुसपैठियों को भारत में बसाने में उनकी मदद भी करता था। अबू सालेह ने एटीएस को यह भी बताया था कि वो हरोआ अल जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा और कबीरबाग मिल्लत एकेडमी नाम से 2 ट्रस्ट चलाता है। इन ट्रस्टों के एफसीआरए खातों में ब्रिटेन के उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट से साल 2018 से 2022 तक लगभग 58 करोड़ रुपए आए थे। उम्मा ट्रस्टी को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और उनकी मदद करने के कारण अमेरिका में प्रतिबंधित तक किया जा चुका है। अब आपने यूके का कनेक्शन सुन लिया, तो अब आप यूके वाली वीडियो देखो और यूके से संबंधित फिर जर्मनी वाली वीडियो देखो और उससे पहले रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आतंकवाद पर बनाई हुई हमारी पूर्व की वीडियो देखो और फिर इस वीडियो को देखो और सबको कनेक्ट करो कि पूरे विश्व के अंदर इन लोगों का ये जो सिंडिकेट चल रहा है, जिसके आधार पर ये कहते हैं कि 25-30 साल में हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सच्चाई कहां से आ रही है। आपने 58 करोड़ रुपए तो छोड़ दीजिए, 58 लाख भी छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं 5.8 लाख भी छोड़ दीजिए, 5 लाख रुपए कभी अपनी हथेली पर रख कर देखे हैं? नहीं देखे होंगे ना। लेकिन भारत को तोड़ने के लिए 58 करोड़ रुपए एक छोटी सी संस्था को फंडिंग मिल जाती है। तो आप मुझे ये बात बताओ कि क्या ये लोग भारत में रह रहे 25 करोड़ लोगों में घुल मिल नहीं गए होंगे? क्या इनके पास पैसे कमी है कि आईडी ना बनवा सके? जबकि जो 25 करोड़ लोग हैं ये खुलकर गद्दारी पर उतर चुके हों और आ चुके हों, जबकि आप छोड़िए हमारी पुलिस तक उनकी गलियों में घुस तक ना सकती हो। घर की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप गलियों में भी घुस ना सकती हो। वो लोग जो सीएनआरसी छोड़ दो, एनपीआर तक को इनकार कर चुके हैं, वो आपको सही डेटा देंगे क्या? असल समस्या उन विद्रोह या विरोध करने वाले ये गद्दार नमक हराम लोगों में नहीं है। असल समस्या है सरकार की, जो उनके सामने उनके थोड़े से विरोध करने पर ही पजामा उतार कर झुक जाती है। सरकार ने उन्हें पूरा मौका दिया कि वो बाहर से आए हुए लोगों को अपना नाम, काम और बढ़िया दाम दे सकें, हिंदू का नाम दे सकें और अलग अलग शहरों में बसा सकें। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदूवादी हैं, जो कहते हैं कि विदेशी है सोनिया गांधी, इसलिए उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी एक थी, उसने करोड़ों ऐसे लोगों को बसा लिया है। लेकिन हम देशभक्त सरकार के देशभक्त लोग अपनी सरकार से ये सवाल कभी नहीं करते, कभी नहीं कहते कि उन 25 करोड़ के साथ में कुछ और करोड़ लोग भी मिल चुके हैं, इस देश का क्या होगा। असल बात यह है कि 1947 में देश आजाद होकर भारतवर्ष नहीं बना था, ये असल में एक धर्मशाला बना था और उस धर्मशाला में कोई भी आकर कहीं पर भी कुछ भी तोड़फोड़ कर सकता है, कोई भी आकर कहीं पर भी बमबाजी कर सकता है, कोई भी आकर यहां पर लूटपाट कर सकता है और अपने देश वापस भाग सकता है। जो गलती हमने 1947 में की, वही चीज हमने 1971 में दोहराई और वही चीज फिर से हमने 2011-12 में दोहराई। भारत नाम वाली इस धर्मशाला के ऊपर इस विवेचना पर आपके क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस बंदर भागदौड़ से आप कितने संतुष्ट हैं और क्या 25 करोड़ लोग इन लोगों को अपने में खपा नहीं चुके होंगे, ये भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, ये अपनी सरकार को अवश्य सुझाएं, क्योंकि 10-20 लोगों को किश्तों में भारत की नागरिकता देकर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगवाने वाली सरकार लाखों करोड़ों हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश में मरने के लिए तो छोड़ सकती है, लेकिन वहां से आकर अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने में उसके शरीर में दर्द होता है।
अगर आप इन्हीं सभी चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़ें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।